अच्छा हाँ, मैं ये बोल रही थी कि रशिया का जब वॉर स्टार्ट हुआ था उस दिन इमरान खान कहाँ थे? इमरान खान थे रशिया में थे, मॉस्को। व्हाट डू यू थिंक ही वाज डिस्कसिंग विद पुतिन? पुतिन इमरान खान नहीं मिलने गए थे पुतिन को। पुतिन ने बकायदा इमरान खान को इनविटेशन दिया था, राइट? ये लोग जब ये कहते हैं ना कि हम लोगों ने पीस टॉक्स में पार्टिसिपेट किया, ये लोग पीस टॉक्स में क्या पार्टिसिपेट करके क्या बोलते हैं? नेगोशिएशंस होते हैं, राइट? पीस टॉक्स आर एक्चुअली नेगोशिएशंस। तो वहां पे पाकिस्तान जैसी कंट्री को अगर बुलाता है कोई, क्या सोच के बुलाता है? रशिया न्यू इन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग की दे नीड मर्सनरीज। इमरान खान ने उस चीज के लिए कही थी, हाँ, और इस पे चिढ़ गए थे पाकिस्तान आर्मी और अमेरिका, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। वॉर इज कमिंग टुवर्ड्स, हेडेड टुवर्ड्स ऑल ऑफ अस, all the countries, especially in the southeast Asia, and it will be in the South China Sea. तो अगर एक वॉर आ रही है अगले 2 या 3 साल में, we do not have the time for research. इसीलिए आप देखेंगे इंडिया को ड्रोन्स को लीज करते हुए, हमारे न्यूक्लियर सबमरीन्स को लॉन्च करते हुए, जहाँ पे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्कोप कम करके हम खरीद सकते हैं, हम खरीद रहे हैं। जैसे हम लोग अपनी जो हमारी जो वेपन असॉल्ट राइफल्स हैं, we could have also given the same to Triple S Defense, right? Triple S Defense is an Indian company producing assault rifles. उनको भी दे सकते थे, लेकिन हमने इतनी जल्दी में कलाशनिकोव और अमेरिकन कंपनीज को क्यों दिया? Because we need our soldiers to get comfortable before we get into anything major, right? टर्की पर हो सकता है इजराइल का हमला। ये मैं नहीं बोल रहा, ये टर्की के डिफेंस मिनिस्टर यासिर गुलेर ने बोला, और उन्होंने ये भी बोला कि जो हमला होगा उसमें कहीं ना कहीं ट्रंप की मंशा भी होगी। ये बात उन्होंने भी हाल में बोला। साथ में ये भी बोला देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 ब्रेकिंग आउट एनी मोमेंट, मतलब वर्ल्ड वॉर 3 भी शुरू हो सकती है। ये बात उन्होंने एक लाइव ब्रॉडकास्ट स्पीच में बोली, टीवी 100 टर्किश न्यूज चैनल, उसमें ये टर्की पे हमला, टर्की तो एक नेटो कंट्री है ना, और नेटो कंट्री है तो अमेरिका का एलाई है, उस पर इजराइल का हमला कैसे हो सकता है? लेकिन एक चीज सोचने वाली बात है, कल ही टर्की ने सारे के सारे रिश्ते नाते अपने इजराइल से खत्म कर दिए। क्यों खत्म किए, ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है। अच्छा, अगर हमास कॉन्फ्लिक्ट या दूसरी कोई कॉन्फ्लिक्ट या ईरान का मामला है, तो इतना लेट क्यों खत्म किए? क्या तुर्की कहीं बातचीत में इन्वॉल्व था? नहीं, मामला कुछ और। दोनों टारगेट्स एक दूसरे को पहले से देख रहे थे, दोनों एक दूसरे पर पहली नजर बनाए हुए थे, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी आ गई कि अब हमला पक्का होगा, तब जाकर के ये रिलेशंस तोड़े गए। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ लेविना जी डिफेंस और इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं। और लेविना जी, क्या तुर्की पर हमला हो सकता है? तुर्की पर हमला हो सकता है, एक्चुअली यहाँ पे बिलिजरेंस इजराइल ने नहीं, तुर्की ने दिखाई है। तो तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर ने बाहर आके ये स्टेटमेंट दिया है कि हम इजराइल से परेशान हैं, हम अपने रिलेशंस का ये करें। इजराइल hasn't, like, it hasn't responded much. One, there are few things that we have to remember कि इनके रिलेशंस कैसे थे, तुर्की का रोल क्या है नेटो में, और इनकी जो रीजनल जो इम्पैक्ट है वो क्या है। मैं I'll go one by one. पहले कि तुर्की और इजराइल के रिलेशन, तुर्की वाज वन ऑफ द फर्स्ट मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री टू एक्सेप्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इजराइल 1949। ठीक है, इन लोगों का रिलेशन बहुत टाइम से है। मतलब अगर इन्होंने एज अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री इजराइल को तब एक्सेप्ट किया था, वैसे रिलेशंस काफी चेंज हुए हैं, लेकिन इनकी रिलेशन बहुत गहरी हैं। दैट्स व्हाट इट मीन्स, वन। दूसरा ये कि इनके रिलेशंस हमेशा टर्बुलेंट रहे हैं। 2022 तक तो इनके रिलेशंस टर्बुलेंट थे, उसके बाद 2023 में फिर दोबारा गाजा वॉर का ये हुआ, और 2024 में अगेन दे आर सेइंग कि हमने सारे रिलेशंस काट लिए हैं। अब तीसरा पॉइंट ये कि तुर्की है क्या, मतलब तुर्की में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि वो कहता है कि हम, Israel is a country which is one of the closest America's allies, मतलब अमेरिका उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है, is known to everyone. ऐसी कंट्री को तुर्की एज अ नेटो कंट्री धमकी देता है, तो तुर्की किस हैसियत से देता है? मतलब कुछ तो होना चाहिए उनके पास। What is Turkey's role as a NATO ally?
उनके पास बहुत बड़ी फौज या बहुत बड़ी एयरफोर्स, ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, ऐसा कुछ नहीं। तो वो ऐसा क्या करते हैं? तुर्की एंड पाकिस्तान प्ले द सेम रोल। पाकिस्तान वो नेटो के बाहर रह के करता है, तुर्की नेटो के अंदर रह के करता है। क्या करता है? दे प्रोवाइड मर्सनरीज। सीरिया में कौन जाते हैं? तुर्की के जो बॉर्डर स्टेट्स में जो रहते हैं, वही लोग जाके सीरिया में लड़ते हैं। तुर्की इज द कंट्री which helps ISIS smuggle its oil, is also a known fact। ये सब known facts हैं। तो तुर्की नेटो के लिए वो गंदे काम करता है जो नेटो डायरेक्टली नहीं कर सकता। ये एक्चुअली नेटो नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज नहीं कर सकते। वेस्टर्न व्हेन आई से वेस्टर्न, दे आर मेनली द फाइव आईज यानी यूएस, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और अपना कौन सा है फिफ्थ आई, मैं कोई रह गया? यूएस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस। हाँ, कनाडा। तो द फिफ्थ, मैं कनाडा का नाम भूल गई थी। तो दीज आर द फाइव आई कंट्रीज। इसके अलावा द कंट्री लाइक इजराइल विच वुड नॉट लाइक टू गेट इनटू द डर्टी बिजनेस देमसेल्फ, तो वो कौन करता है? वो करता है पाकिस्तान और तुर्की। ये अपने टेररिस्ट को पाकिस्तान में तो बकायदा टेररिस्ट को ट्रेनिंग भी दी जाती है, तुर्की भी वही करता है। जब आप बिलीव नहीं करेंगे, जब रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट होने वाली थी, तुर्की ने क्या किया था? तुर्की ने अपने लोगों को, अपनी जो मर्सनरीज हैं विच हु बेसिकली आर पार्ट ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स, उनको वापस बुलाया सीरिया से और उनको उक्रेन की तरफ भेजा, क्योंकि उनको उक्रेन पता था, उक्रेन में ज्यादा फोर्सेस है नहीं। आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि इजराइल की जो वॉर चल रही है गाजा में, वहां पे भी तुर्किश जूज हैव कम एंड दे हैव बीन किल्ड। वो सिर्फ जूस की बात कर रहे हैं। जैसे आज न्यूज आई है कि जर्मनी इज हेल्पिंग इजराइल बाय सेंडिंग मर्सनरीज। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हाउ बिग इज द मर्सनरी बिजनेस। तो न्यूज ये आई है, द क्रैडल पे आई थी, कि जर्मनी ने जो है कुछ लोगों के जो सिटीजनशिप है वो फास्ट ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। क्यों? ये लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि हम इजराइल में जाके वॉर ये करेंगे या उस वॉर की हेल्प करेंगे, तो ऐसे लोगों की सिटीजनशिप फास्ट ट्रैक हुई है। तो इजराइल की ट्रूप, इजराइल कितनी बड़ी कंट्री है? इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री, राइट? कितने ट्रूप्स होंगे? टेक्निकली भी, अगर टेक्नोलॉजिकली भी वो लोग बहुत आगे हों तो भी दे नीड ट्रूप्स फाइनली। इट्स boots on the ground that matter finally, right? तो मर्सनरी बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। रशिया का आप वॉर देख लो, रशिया यूक्रेन में नॉर्थ कोरिया से कितने हजारों नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स आए हैं, चाइनीज आते हैं, इसके अलावा कितने और लोगों ने इनडायरेक्ट मीन से यूक्रेन और रशिया, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्रीज, श्रीलंका के कमांडोज मिले हैं, नेपाल के कमांडोज मिले हैं, वागनर जो है रिक्रूटमेंट करी है अफ्रीका से, कहाँ मरने के लिए? रशिया यूक्रेन वॉर में मरने के लिए। मर्सनरी बिजनेस ह्यूज। तो तुर्की को पता है अल्टीमेटली इन सारी कंट्रीज ने आके तुर्की की मदद ही मांगनी है। दैट इज इट्स बिगेस्ट एडवांटेज। इसीलिए तुर्की प्लेज दैट गेम ऑफ न्यूट्रल एलाई टू रशिया एंड अमेरिका वेरी वेल, क्योंकि रशियंस को भी इनकी जरूरत है। आपको याद है रशिया यूक्रेन वॉर, मैं वो सेंटेंस कंप्लीट कर देती हूँ, तुर्किश जो मर्सनरीज हैं उनकी जरूरत नेटो को भी है, रशिया को भी है, चाइना को भी पड़ेगी आगे। इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी कि मैं I lost a track of what I was saying, but mercenaries are used everywhere। अच्छा हाँ, मैं ये बोल रही थी कि रशिया का जब वॉर स्टार्ट हुआ था उस दिन इमरान खान कहाँ थे? इमरान खान थे मॉस्को। What do you think he was discussing with Putin? पुतिन इमरान खान नहीं मिलने गए थे पुतिन को, पुतिन ने बकायदा इमरान खान को इनविटेशन दिया था, राइट? ये लोग जब ये कहते हैं ना कि हम लोगों ने पीस टॉक्स में पार्टिसिपेट किया, ये लोग पीस टॉक्स में क्या पार्टिसिपेट करके क्या बोलते हैं? नेगोशिएशंस होते हैं, राइट? पीस टॉक्स आर एक्चुअली नेगोशिएशंस। तो वहां पे पाकिस्तान जैसी कंट्री को अगर बुलाता है कोई, क्या सोच के बुलाता है? रशिया न्यू इन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग की दे नीड मर्सनरीज। इमरान खान ने उस चीज के लिए कही थी, हाँ, और इस पे चिढ़ गए थे पाकिस्तान आर्मी और अमेरिका, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। ओके ओके, वो कहानी है। अच्छा, एक चीज और, ये पूरा का पूरा अगर हम गेम देखते हैं कि ट्रम्प आ गए हैं, ट्रम्प आने के बाद क्या
टर्की पे प्रेशर पड़ सकता है, टर्की को कहीं जो हमले की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है जो टर्की को ऐसी लैंग्वेज बोलनी पड़ रही है। ट्रम्प, आप अगर देखें ना, मेरे को लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं ट्रम्प से, या लेट्स से बाइडेन से तो हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी वैसे लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करती हूँ कि ट्रम्प ज़्यादा डिफरेंट नहीं होंगे। इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे हम सबको पता है कि अब्राहम्स अकॉर्ड साइन हुआ था जब ट्रम्प निकलने वाले थे, राइट? सो द पॉपुलर बिलीफ इज कि Trump was able to pull all the countries in the Middle East and he was able to resolve. सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि ओबामा के टाइम पे सऊदी और इजराइल इंटेल शेयर करने लग गए थे। अगर इंटेल शेयरिंग हो रही है तो ट्रस्ट लेवल कितना ज्यादा होगा उन दोनों में? राइट। तो पेपर पे नहीं आया था, राइट? उसका क्रेडिट ट्रम्प भाई साहब बहुत अच्छे से ले गए, विच इज ओके। उनके पहले वाले प्रेसिडेंट नहीं कर पाए, वो उनकी गलती है, राइट? बट ट्रम्प वाज स्टिल एबल टू गेट देम टू ऑफिशियलाइज इट। बड़ी बात है। यूएई, बहरीन, उन लोगों ने, इजराइल ने जब अब्राहम्स अकॉर्ड साइन किया था, दैट वाज इनडायरेक्ट शो ऑफ सेइंग कि देखिए इजराइल हमको एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये पहले भी हुआ था। जैसे ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट आई थी समवेयर इन 2019 और 2020 कि यूएई और इजराइल ने एक साथ एक ऑपरेशन की है सकोत्रा आइलैंड में। सकोत्रा आइलैंड कहाँ पड़ता है? यमन के बाजू में पड़ता है, यमन का ही पार्ट है। और ये जिबूती, वो जो ट्रेड चौक पॉइंट है, वहां की ओर देखते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वहां पे इन दोनों कंट्रीज ने बिफोर अब्राहम्स अकॉर्ड एक साथ ऑपरेशन किया है। व्हाट डज इट मीन? इट शोज कि दीज कंट्रीज कोलैबोरेटेड बिफोर दैट आल्सो। द पॉइंट, मेन पॉइंट बीइंग कि ट्रम्प जो है वो, उनका सबसे बड़ा एडवांटेज मैं यही बोलूंगी, वो ओपनली एंटी चाइना थे, वरना उन्होंने ज्यादा चीजें नहीं बदली हैं। बट यस, ट्रम्प जो है रशिया के टुवर्ड्स सॉफ्टर है, चाइना के टुवर्ड्स हार्शर है। बाइडेन लोगों में बस यहीं पे थोड़ा ऑपोजिट हो जाता है, वरना वो अगर आप देखें, चाहे वो इनसे ट्रम्प हैं, बाइडेन हैं, इन लोगों का जो टेक टुवर्ड्स इंडिया है, इट हैजंट चेंज्ड मच, you know, that has remained same. They in fact that has remained same since last 15 years, जब से हमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन लोगों ने हमको न्यूक्लियर टेस्ट एंड इन सब का यूरेनियम और ये सब सप्लाई करने का एक्सेस दिया है। इट्स बीन ऑलमोस्ट सेम, इट हैजंट चेंज मच। लेकिन इन लोगों का जो है चाइना रशिया के टुवर्ड्स थोड़ा ऊपर नीचे होता है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। अब देखिए, जैसे मैं बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। रशिया यूक्रेन वॉर ऐसी हालत में है जैसे सब कहते हैं कि रशिया की इकोनॉमी इज डूइंग वेल, बट द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग हियर इज इवन रशिया नोज कि इस तरीके से आगे बढ़े, चाहे ऑयल से इनडायरेक्ट पैसे आ रहे हों या नहीं आ रहे हों, इकोनॉमी कैन नॉट रन व्हेन देयर इज अ वॉर हैपनिंग, राइट? यू माइट क्लेम कि हाँ, आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, हम लोग कोलैप्स नहीं किया, हम लोग तो अब भी पैसे बना रहे हैं। But how long will you run? Russia is the most sanctioned country in the world right now. तो रशिया will ultimately come to the peace table, लेकिन उससे पहले उसको थोड़ा लैंड गेन करना होगा, तभी वो नेगोशिएशन टेबल पे जाके डिमांड कर सकती है, राइट? Only when it has an advantage. If you look at it like a very like from a business perspective, आप नेगोशिएशन टेबल पे ही जाओगे जब आपके पास कोई एडवांटेजेस हो, राइट? This is why you will see Russia war peaking right now. पीक कर रहा है, ड्रोन्स यूज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा ड्रोन्स यूज हो रहे हैं इतने। इनफैक्ट अभी वेरी रिसेंटली वन ऑफ द नेटो ऑफिसर्स सेड कि रशिया कुड बी लूजिंग एज मेनी एज 1500 सोल्जर्स every few weeks, which is very high. हाँ सही जी, बात। क्या आएंगे ना ये सब। तो अल्टीमेटली ट्रम्प के क्रेडिट में ये जाएगा कि वो रशिया यूक्रेन के बीच में पीस कर पाए, लेकिन वो तो होनी थी, वो बात तो होनी थी। माई पॉइंट हियर अगेन, आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि ट्रम्प विल नॉट बी वेरी डिफरेंट, बट उनका एडवांटेज ये होगा, वो सुपरबली एंटी चाइना होंगे। लेकिन बाइडेन के नीचे भी आप देखो ना, ताइवान के लिए जो मिलिट्री असिस्टेंस थी वो कम हुई है ना, क्या कहते हैं, इंडिया के टुवर्ड्स उनका बिहेवियर बहुत ड्रास्टिकली चेंज नहीं हुआ है अमेरिका का। ठीक है, म्यांमार और बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट चेंज हुआ है, उन्होंने पाकिस्तान को रख के करवाया था। बांग्लादेश मेरा
I don't know if anyone here would have heard this earlier. We all know that Bangladesh में जो हुआ उसमें ISI का involvement, and that was done with the help of CIA, अमेरिका के. तो अगर ट्रम्प होते तो ये एडवांटेज हो सकता था कि ISI की प्रेजेंस इतनी बढ़ती नहीं, वो एडवांटेज हो सकता था. क्या the same applies to Turkey also. Coming back to that point कि तुर्की पे कि see America needs Turkey at this time. तो लेकिन ये भी है कि तुर्की इज नॉट अ वेरी बिग कंट्री. अगर उन लोगों ने गलती से भी कुछ गड़बड़ की इजराइल के अगेंस्ट, इजराइल इज अ प्रायोरिटी फॉर अमेरिका एंड तुर्की या फिर तो अर्दोगान इनडायरेक्टली डायरेक्टली ही विल फेस अ थ्रेट लाइक ही डिड. जैसे याद है आपको 2018 में एक केस हुआ था जहाँ पे ये लोग इनकी कू हुई थी, मिलिट्री कू हुई थी अगेंस्ट अर्दोगान, जिसमें रशिया ने हेल्प किया था अर्दोगान को. एक्सपेक्ट एनी सच थिंग. जो भी ज्यादा पंगे लेता है उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका टैकल्स. लोग चाहे डीप स्टेट बोले ना बोले, मैं बोलूंगी ये इनका एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी, एक्सटर्नल जो फॉरेन पॉलिसीज है वो ज्यादा चेंज नहीं होती हैं. इवन अंडर ट्रम्प इट विल नॉट चेंज मच. Right. Next question. As the Trump approaches his presidency, तकरीबन 2 महीने और 7 दिन दूर हैं हम उस प्रेसिडेंसी से. क्या आपको लगता है कि क्वाड विल बी रिवाइव्ड? क्वाड जो कि शायद वेंटिलेटर पे पहुंच चुका है, वो रिवाइव हो जाए? क्वाड वेंटिलेटर पे नहीं पहुंचा है. पिछले 2 अक्टूबर के बीच में, मैं बताती हूँ, एग्जाम्पल बताती हूँ. अक्टूबर के बीच में हमने नेवल एक्सरसाइज की है चारों कंट्रीज के साथ, मतलब चारों कंट्रीज ने एक साथ. विशाखापट्टनम में की है. इंडिया थी, ऑस्ट्रेलिया थी, जापान था, अमेरिका था. अभी 2 दिन पहले तो इंडिया की जो मार्कोस है, राइट, मार्कोस नेवी के जो कमांडोज हैं उनकी एक्सरसाइज चल रही है यूएस नेवी सील्स के साथ. यूएस नेवी सील्स आर द कमांडोज हु आर इन्वॉल्वड इन किलिंग ओसामा बिन लादेन, राइट. तो एंड हमारी न्यूक्लियर सबमरीन की लॉन्च कब हुई थी? तब हुई थी जब विशाखापट्टनम में क्वाड का एक्सरसाइज चल रहा था. पीपल कैन गो बैक एंड सर्च ऑन दिस. क्वाड वाज नॉट ऑन वेंटिलेटर. क्वाड ये लोग लेकिन कभी नहीं मानेंगे कि क्वाड इज अ नेवल कोलैबोरेशन. दे विल नेवर एग्री. व्हाई वुड दे एग्री? व्हाई शुड दे एग्री? लेकिन इस बारे लेकिन क्वाड के बारे में जो चाइना कहता है वो सच है. I'm not a China supporter, everyone knows, but ऐसी चीजों में हमको दुश्मन के वर्ड्स में we can believe because he is right. China is right when it says that it is a naval collaboration and it is happening day in and day out. We share intelligence. In fact, America shares real-time intelligence when it comes to Ladakh, जो अपने सैटेलाइट्स के थ्रू कैप्चर करते हैं. इसीलिए वन ऑफ द गलवान के बाद जब ये हुई थी, काफी सैटेलाइट पिक्चर्स अमेरिका से आई थी. इनफैक्ट अभी भी काफी सारी चाइना की इंट्रूशन की सैटेलाइट पिक्चर्स इससे ही मिलती हैं. राइट. क्योंकि यू नो आप, दिस इज ओपन सोर्स. आप किसी भी टाइम पे लद्दाख ले लो, दिल्ली ले लो, आप सैटेलाइट हम लोग एक्सेस कर सकते हैं कि दिल्ली के स्काई में सैटेलाइट कैसा दिखता है या लद्दाख के स्काई में कितने सैटेलाइट्स हैं एट अ गिवन मोमेंट. आप देखेंगे 10 से 15 सैटेलाइट्स तो सिर्फ स्टारलिंक के होते हैं. स्टारलिंक किसको बिलोंग करता है? इलॉन मस्क को. एंड ही वर्क्स विद द अमेरिकन फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस. राइट. तो ये पूरा का पूरा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क हम देख रहे हैं या ये जो कोऑर्डिनेशन हम देख रहे हैं, वैसे हम तो लैंड फोर्सेस की भी एक्सरसाइज देख रहे थे क्वाड में. इंडिया, जापान, यूएस के साथ तो होती रहती है. वज्र बोलते तो ये है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कई बार बोला कि क्वाड इज नॉट a defense force, defense. Why should we accept it? Yes, you are right. See, you have yourself, like, you know, हम सबको पता है on one side the exercises are going on, but why should we accept? क्यों चाइना कभी accept करता है कि भाई साहब को expansionist strategy है? नहीं, they don't. So we are playing China's game, you know, at it. क्या कहते हैं? Giving China a taste of its own medicine. अच्छा,
Final question. What do you expect from Trump administration? Are we expected to get that the crucial engine of general electric rules for our Tejas or AMCA? क्योंकि Trump is there, क्योंकि Quad is going to become stronger because ट्रम्प इंडिया फेवरिंग इंडिया कॉकस के लोग दे आर इनटू डिफेंस एंड सीआईए एंड स्टेट डिपार्टमेंट नाउ Yeah, Kashyap Patel, right? Those Kashyap who do Patel not will know, be Kashyap FBI chief Patel's as name of was being considered for CIA chief by Trump, no right? no no अब जो लेटेस्ट है कि it he'll be the FBI chief. या एक्चुअली पिछली बार भी आप देखें इनकी इंटेल की हेड का नाम इंडियन ही था. आई एम फॉरगेटिंग हर नेम. एनीवेज सो पॉइंट इज अच्छा वैसे इंडियंस व्हेन दे बिकम अमेरिकन सिटीजनशिप सिटीजन्स उनकी रॉयल्टी बदल जाती है. दे जस्ट जैसे यूके के हमारे पीएम बने थे. he was यूके पीएम ओनली, राइट? So the question was, come again. हमारे तेजस और इन सबको पुश मिलेगा कि नहीं, राइट? See, I have in multiple videos. I don't know. Not everyone would be knowing me. I know this, but मैं अपने आप को at the cost of sounding repetitive, I'm just explaining in short कि a war is coming headed towards all of us, all the countries, especially in the Southeast Asia, and it will be in the South China Sea. तो अगर एक war आ रही है अगले 2 या 3 साल में, we do not have the time for research. इसीलिए आप देखेंगे इंडिया को ड्रोन्स को लीज करते हुए, हमारे न्यूक्लियर सबमरीन्स को लॉन्च करते हुए, जहाँ पे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्कोप कम करके हम खरीद सकते हैं, हम खरीद रहे हैं. जैसे हम लोग अपनी जो हमारी जो वेपन असॉल्ट राइफल्स हैं, we could have also given the same to Triple S Defense, right? Triple S Defense is an Indian company producing assault rifles. उनको भी दे सकते थे, लेकिन हमने इतनी जल्दी में कलाशनिकोव और अमेरिकन कंपनीज को क्यों दिया? बिकॉज वी नीड आवर सोल्जर्स टू गेट कंफर्टेबल बिफोर वी गेट इनटू एनीथिंग मेजर, राइट? यही हमारे बड़े जैसे एयरफोर्स का जब लेवल आता है ना, वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए. वी ऑल नो दिस, राइट? तो हमारे को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में what is happening will continue, लेकिन the problem is, can we use it in a war will be the big question, which is hanging over the government and the forces head. इसीलिए हमने रफाल खरीदी. इसीलिए जब हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर की बात हो रही थी, एयरक्राफ्ट कैरियर्स में भी हम रफाल ही खरीद रहे हैं, right? Why? Because our men have already gotten used to the Rafale that has been bought for Air Force. तो अब नेवी के साथ एयरफोर्स कैरियर के इस पे ही प्रैक्टिस करना है. तो वी हैव स्टक टू द सेम दिस थिंग. ऐसा हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो तो होती रहेगी, बट विल वी बी इंडक्टिंग देम? आई एम डाउटफुल. आई एम रियली डाउटफुल, बिकॉज देयर इज अ वॉर हेडेड टुवर्ड्स अस एंड वी बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. तो इक्विपमेंट्स जो इवन आप ताइवान को देख लो, ताइवान की क्यों सारी मिलिट्री इक्विपमेंट्स की सप्लाई 2025-2026 तक खत्म होगी, जब चाइना कहता है कि हम लोगों को 2027 तक अमेरिका एक वॉर में खींचने वाला है. तो अमेरिका क्या कर रहा है? ताइवान के लोगों को वो सब सप्लाई करके उनको उसमें एक्सपर्टाइज दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, ताकि वॉर आए तो ये लोग यूक्रेन की तरह ना फंसे. राइट. थैंक्स अ लॉट लवीना जी. नाइस डिस्कशन. उम्मीद है कि अभी हम कुछ और डेवलपमेंट्स देखेंगे. साथ में टर्की पे क्या हमला होगा, इस पर भी तबसरे होंगे, इस पर भी उम्मीदें जागी हैं, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे टर्की के मामला थोड़ा सीरियस ही है. हम इस पर फिर दोबारा डिस्कशंस करेंगे जब हम डेवलपमेंट्स देखेंगे. अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद.